होते हैं कम्युनिस्ट, कभी आईने में खड़े होकर देखिएगा और उस वक्त माणिक सरकार या ज्योति बसु या ये मिस्टर मुद्रीपाद या दशरथ देव को देखिएगा। उस वक्त कल्पना कीजिएगा बहुत बौने नजर आएंगे आप, बहुत बौनी नजर आएगी आपकी पार्टी। कम्युनिस्ट ही है जिन्होंने इस देश में राजनीति में शुचिता के मूल्यों को जिंदा रखा है। लोगों के विश्वास में, लोगों के दिमाग में आज भी राजनीति के प्रति थोड़ा बहुत विश्वास है, तो केवल इसलिए कि हाँ कॉमरेड है, कॉमरेड आएगा तो निश्चित रूप से बेईमानी नहीं होगी, लड़ाई लड़ी जाएगी। यूं तो पूरी दुनिया में भी जितना बेहतर और सकारात्मक है वो कम्युनिस्टों के संघर्ष की देन है। आपने सुना है समाजवादी क्रांति का नाम? वो पहली क्रांति थी जिसने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि आज उस क्रांति के विफल हो जाने के 30 साल गुजरने वाले हैं। इसके बाद भी उसने जो धमाका किया था, उसने अपनी रोशनी की जो चौंध पूरी की पूरी दुनिया भर में फेंकी थी, जिसकी वजह से मजदूर को अधिकार मिले, जिसकी वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मिली, जिसकी वजह से सार्वजनिक शिक्षा मिली, जिसकी वजह से मानवता के और मनुष्यता के नए मूल्य आए, जिसकी वजह से औरतों को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला, जिसकी वजह से पहली बार 8 घंटे काम का कानून बना, जिसने दुनिया को एक तरीके से बदल दिया। और जो हमारे कवि चंडीदास ने कहा है कि सावेर ऊपर मानुष सत्य, सबसे सत्य सबसे ऊपर है मनुष्य, वो धारणा को पूरे दुनिया भर में फैलाने का काम किया। उसने किस तरीके से बदल दी दुनिया। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा था, हर व्यक्ति को बिना शोषण के अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करने की आजादी थी। और एक सोते हुए देश को उन्होंने दुनिया के ताकतवर देश में बदल दिया। लेकिन वो केवल देश का सवाल नहीं था, उन्होंने पूरी दुनिया पर असर डाला। फासिज्म का नाम सुना है? जीतते जीतते लंदन की जो विक्टोरिया रानी थी, हिटलर की बमबारी से डर के वो अपने बहन को छोड़ के बकिंगम पैलेस को छोड़ के भाग खड़ी हुई थी। फ्रांस को कुचल दिया गया था। पूरा जितना भी पूंजीवादी विश्व है वो हिटलर ने अपने घुटनों पर ला दिया था। और हिटलर का फासिज्म का मतलब समझते हैं आप? हिटलर के फासिज्म का मतलब एक ऐसा बर्बर राज, जिस बर्बर राज में उनको छोड़ के, फासिस्टों को छोड़ के बाकी के जनता की हालत यह थी कि यहूदियों को गिरफ्तार करके डाला जाता था, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में मारा जाता था, और उनकी चर्बी से साबुन किस तरीके से बनाया जा सकता है, उन मारे हुए लोगों के बालों से ब्रश किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, उनकी खाल का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसा काम करने के लिए कॉरपोरेट कंपनियां लगी हुई थी। जो कॉरपोरेट कंपनियां जिन्हें आप न्योता दे रहे हैं, उनके पुरख हैं। उसको हराने वाला था ये कम्युनिज्म। ये अगर वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के हुकूमत के नेतृत्व में वहां की मेहनतकश जनता नहीं होती, जिसने न केवल उसको पीछे धकेला बल्कि पीछे धकेल कर वहां पर जाकर उसको बंकर में, अपनी बंकर में आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, ये जनता की लड़ाई थी। वो फासिज्म जो पूरी दुनिया भर में मनुष्यता की समाप्ति करने के लिए आया था, केवल कुछ मुट्ठीभर लोगों के राज्य लेने के लिए आया था, उनके समाप्त करने का काम किया। आपको मालूम है, ये है वो लड़ाई, ये है वो विचार जो अपने ही देश में नहीं, अपने ही समाज में नहीं, पूरी दुनिया भर के समाज की मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहता है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो वास्तविक अवधारणा है, वो वास्तविक अवधारणा कम्युनिस्टों के पास है। आपकी वसुधा में जो कुटुंब है, उस कुटुंब में भारतीय भी नहीं है। उस कुटुंब में भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा शूद्र है। उनमें से 50% हिस्सा जो है वो स्त्री है, जो शूद्राति शूद्र मानते हैं आप जिसे। उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिन्हें आधुनिक समाज ने ओबीसी कह दिया है, लेकिन आप उनको आज भी शूद्र मानते हैं। उस समाज में केवल अंबानी और अडानी जैसे लोग और कुछ मुट्ठी भर आशाराम बापू और राम रहीम जैसे ठगों के और चिन्मयानंदों के ठगों के लिए राज करने की गुंजाइश है। आप जिस धारणा को लेकर आते हैं, उसके विपरीत सारे मनुष्य समाज को वसुधैव, पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानने की जो धारणा है, वो धारणा व्यवहार में अगर कोई लाता है तो वो कम्युनिस्ट है। मगर खट्टर जी आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर सतलुज या यमुना से पार जाएंगे तो रास्ता भूल जाएंगे। आपकी तो पूरी की पूरी वही एक घेरा है, उसी घेरे में आपको जो सिखाया गया है, जो बौद्धिक आपको
शाखा में दिया गया है, उसी में आपने जो सीखा है, इसलिए आप दुनिया की छोड़िए, अपन भारत के बारे में बात करते हैं। आखिरी बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आपके पास कोई थिंक टैंक हो या सोचने समझने वाले लोग हो तो आप उनसे कहिएगा कि इसका वो खंडन करके आए। भारत में जो भी सकारात्मक है, भारत के समाज ने जो भी बेहतरी के लिए उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके पीछे वामपंथ है। तब का वामपंथ और आज का राजनीतिक रूप से संगठित वामपंथ जिसका नाम है कम्युनिस्ट। मैं 3-4 उदाहरण देता हूं। इस भारत की जनता की सबसे युगांतरकारी लड़ाई थी आजादी की लड़ाई। आपको याद है सावरकर साहब जब माफीनामे लिख रहे थे, सावरकर साहब जब विक्टोरिया के आगे ये गुहार लगा रहे थे कि मैं आपका चरण सेवक, आपके राज को मजबूत बनाने के लिए इस देश में काम करूंगा, हे माता मुझे रिहा कर दो। मोहम्मद अली जिन्ना जब 2 राष्ट्र बनाने के सावरकर के सिद्धांत के साथ जुगलबंदी कर रहे थे और सावरकर कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जिन्ना साहब ये कह रहे थे कि मुस्लिमों के लिए अलग से एक इलाका होना चाहिए। जिस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी और नेहरू की कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की बात करने के लिए तैयार नहीं थी, उस वक्त 1921 में सबसे पहले इस देश में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाले थे कम्युनिस्ट, मौलाना हसरत मोहानी और स्वामी कुमारानंद। इन एक कम्युनिस्ट ने प्रस्ताव रखा था, एक कम्युनिस्ट ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। कांग्रेस के अधिवेशन में वो प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया था, लेकिन इस देश में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अधीनस्थ राज नहीं चाहिए, ये मांग करने वाले कम्युनिस्ट थे। और उसके बाद उस लड़ाई को जारी रखने वाले भी कम्युनिस्ट थे। आजादी मिलने के बाद काला पानी अंडमान निकोबार में आजकल आपकी सरकार के आने के बाद उसके हवाई अड्डे का नाम भी सावरकर के नाम पर रख दिया गया है और सावरकर की मूर्ति वहां पर लगा दी गई है। लेकिन अभी भी एक सूची टंगी हुई है वहां, जिन राजनीतिक बंदियों ने काला पानी अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को काटा था। अनगिनत उनमें से मर गए थे। जो लोग आजादी के बाद वहां के ताले खुलने के बाद जब लौट कर आए थे, उनमें से 60 से 70% से ज्यादा लोग अपने घरों में जाने की बजाय कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों में गए थे, ये कह के कि अभी केवल अंग्रेजों को भगाया है, अभी बाकी लड़ाई को लड़ना बाकी है। ये है कम्युनिस्ट जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने सर्वस्व को होम कर दिया। आजादी की लड़ाई का, स्वतंत्रता संग्राम का जो सबसे जाज्वल्यमान, ये थोड़ी सी कठिन हिंदी हो गई, जो सबसे चमकता हुआ पन्ना है, उस पन्ने का नाम है भगत सिंह। उन्होंने 1919 में भारत के नौजवानों के लिए एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से किन किन कुरीतियों के खिलाफ हमें लड़ना है, किस तरीके के समाज की स्थापना हमें करना है। और उसी पत्र में जिक्र करते हुए वो ये कहते हैं कि ये कैसे होगा, और वो ये कहते हैं कि ये करना है हमें, तो हमें भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करना पड़ेगा। इस व्यवस्था को बदलकर अगर दूसरी व्यवस्था को लाना है, ये बात 1919 में 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी हो गई थी। उसके पहले कितने मतलब यौवन के वक्त में उन्होंने ये बात लिखी, 1929 में या 27 में ये बात लिखी थी। मैं थोड़ा सा उसको कंफ्यूज कर रहा हूँ साल को, लेकिन भारत के नौजवानों के नाम उनकी जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में ये बात उन्होंने लिखी थी कि हमें अगर इस देश में नए भारत को बनाना है तो उसे हमें वो काम केवल कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी बनाना। भगत सिंह की कम्युनिस्ट पार्टी है ये जो आप हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसी संघी के नाम पर करने की जो कोशिश करते हैं, इन संघियों ने उंगली भी नहीं कटाई, नाखून भी नहीं कटाया। सावरकर से लेके गोलवलकर तक इन सारे लोगों ने, आपके पुरखों ने माफिया मांगी थी। 1947 के 15 अगस्त के दिन जब पूरा देश खुश हो रहा था, आरएसएस ने काले झंडे फहराने का आह्वान किया था और गांधी को मारने का संकल्प लिया था। आजादी की लड़ाई के जो सबसे सुनहरे और चमकते पन्ने हैं, उनका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। चिटगांव का केस देख लीजिए, जहां पर कुछ नौजवानों ने
उसको पूरी तरीके से पलट कर रख दिया था, उनकी पूरी की पूरी आर्मरी को लूट लिया था। वो उनमें से मास्टर सूर्यसेन को फांसी हो गई थी। बाकी जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे। गणेश घोष के रूप में सीपीएम के सांसद के रूप में लोकसभा में पहुंचे। कल्पना दत्त जो बाद में कल्पना जोशी बन गई, उनके रूप में अपनी प्रक्रिया को जारी रखा। हरियाणा पंजाब की बात ले लीजिए, वो गदरी बाबा जो कामागाटा मारू के जहाज में बैठकर आए थे, वो गदरी बाबा और वो सोहन सिंह भकना, वो तमाम सारे लोग जिन्होंने वहां से दुनिया के तमाम सारे देशों से वो इकट्ठा होकर आए इस देश को आजाद कराने के लिए। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन सब पंजाबी थे। उनको जिस तरीके की यात्राएं दी गई, उन्होंने इस किसान आंदोलन को, उन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी को पंजाब और हरियाणा में और पूरे देश भर में तैयार किया। आपके पास ऐसा है कोई नाम? माफी मांगने वालों के नाम बहुत हैं आपके पास, गद्दारी करने वालों के नाम बहुत हैं, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों के नाम बहुत हैं। और अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की आरती करके और उसके लिए यज्ञ करके और अब की बार ट्रंप सरकार इस तरीके से गाने वालों के नाम बहुत हैं। एक किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम है आपके पास? इसलिए आपको कम्युनिस्टों से डर लगता है, क्योंकि कम्युनिस्ट आपको आईना दिखाते हैं, कम्युनिस्ट आपको दर्पण दिखाते हैं, जिस दर्पण में आप पूरी तरीके से निर्वसन नजर आते हैं, जिस दर्पण में आप पूरी तरीके से इस देश के इतिहास, इस देश के समाज और इस देश की सभ्यता के दुश्मन के रूप में नजर आते हैं। इसलिए आपको कम्युनिस्टों से चिढ़ होती है। ये कम्युनिस्ट थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई को वकीलों, डॉक्टरों और बुद्धिजीवियों की लड़ाई से जनता की लड़ाई में बनाया। 1920 में ट्रेड यूनियन बनी, लेकिन 1936 में किसानों को भी एकजुट किया कि किसानों को भी एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा सामंतों के खिलाफ भी और अंग्रेजों के खिलाफ भी। विद्यार्थियों को 1936 में इकट्ठा किया कि ये नहीं होगा कि केवल कुछ बुद्धिजीवियों का संघर्ष हो, कुछ पढ़े लिखे लोग जाए, विद्यार्थी भी पढ़ाई छोड़ेंगे, आजादी की लड़ाई में जूझेंगे। इस देश के बुद्धिजीवियों को, कवियों को, साहित्यकारों को, फिल्मकारों को, सबको संगठित किया। 1906 में जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को एक अपना लेख लिखने की वजह से सजा दी गई थी, उस वक्त 6 लाख से ज्यादा बंबई के कपड़ा मजदूरों ने उनको सुनाई गई 6 दिन की सजा के विरोध में 6 दिन की हड़ताल की थी। दुनिया की पहली पॉलिटिकल स्ट्राइक थी वो वर्कर्स की, वही वर्कर्स जो लाल झंडे को मानने वाले लोग थे, जो संघर्षशील ट्रेड यूनियन के साथ थे, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े। नौसेना के सैनिकों ने जब बगावत की थी बंबई में, 1946 में, जिसके डर की वजह से बाद में अंग्रेजों को अपने बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ा और इस देश के पूंजीपतियों के साथ समझौता करना पड़ा कि न तुम बचोगे न हम बचेंगे अगर ये लोग लड़ना सीख गए। उन नौसेना के नाविकों ने अपने आजाद किए गए अपने जहाजों पर कांग्रेस पार्टी, जो उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण पार्टी थी, उसके झंडे के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा भी लगाया था, लाल झंडा। और उनको जब कुचलने के लिए अंग्रेजों की फौज गई थी, तब बंबई के कपड़ा मजदूर, बंबई के बाकी के वर्कर्स लाखों की संख्या में पहुंचे थे, सैकड़ों की संख्या में मारे गए थे। उस इतिहास का अध्याय है कम्युनिस्ट पार्टी। ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने उस जमाने में कांग्रेस केवल उन इलाकों में आंदोलन करती थी जिन इलाकों में अंग्रेजों का राज था, रियासतों में जाकर लड़ाई नहीं लड़ती थी। ये कम्युनिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, ये जमींदारी और राजशाही भी खत्म होनी चाहिए, रियासतों में भी जनता की मुक्ति का संग्राम किया, जिसका एक अनोखा और शानदार उदाहरण है तेलंगाना के किसानों का संग्राम। वो निजाम जो भारत में, आजाद भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, उस निजाम के खिलाफ वहां के किसानों ने इसी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में लाल झंडा लेकर वहां के सैकड़ों 4000 से ज्यादा गांवों को मुक्त करा लिया। लाखों एकड़ जमीन जो है वो किसानों के बीच में बांट दी और आखिरकार एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उस निजाम को झक मार के घुटने टेकने पड़े और हैदराबाद, तेलंगाना भारत का हिस्सा बना। पांडिचेरी और गोवा फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेश बने रहे आजादी के बाद भी, आजादी के 9-10 साल बाद था। कौन था जो इनकी मुक्ति के लिए संघर्ष करने के लिए गया था? कभी जाइए वहां पर पांडिचेरी, लोग याद करते हैं कि ये कम्युनिस्ट थे जिन्होंने फ्रांसीसियों के खिलाफ
अलग अलग बिखरे हुए टापुओं पर लड़ाई लड़ी, हर तरीके से जनता को संगठित करते हुए, हड़तालें करते हुए और कंधे पर बंदूक लेकर भी। गोवा का मुक्ति संग्राम भी उसकी मुख्य धुरी कम्युनिस्ट और समाजवादी थे, जिन्होंने जाकर गोवा से भी पुर्तगाल से खदेड़े हुए उसके न जाने कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा नायक तो मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी के नेता थे। वो कॉमरेड यमुना प्रसाद जी शास्त्री हो, कॉमरेड बंशीधर आजाद हो, कॉमरेड राम प्रसाद पाठक हो, दीक्षित जी हो या कॉमरेड जगन्नाथ भारती हो, ये तमाम सारे लोग तो बाद में भी शामिल रहे। कि कौन था जिन्होंने पांडिचेरी गोवा को भी मुक्ति कराया? तो आजादी की लड़ाई में आपका कोई नाखून कटाने का भी योगदान है मिस्टर खट्टर। कभी कभार इतिहास पढ़ लिया कीजिए। पढ़ना लिखना एक व्यक्ति को मनुष्य बनाने के लिए बहुत जरूरी काम है। केवल खाकी नेकर पहन के दक्ष और कुर्सी हमारा लक्ष्य करने से काम नहीं चलेगा। ये कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने 1947 में जब इस देश को सांप्रदायिकता की विभीषिका में धकेलने की कोशिश की जा रही थी, जब हमारे इतिहास की भयानक त्रासदी घट रही थी, उस वक्त पूरे देश को सांप्रदायिक सोच में डुबोने की साजिशों के खिलाफ देश में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को, भारतीयों की एकता के मूल्यों को विकसित करने का काम किया। तब से लेकर आज तक करी रही। ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने महिला के अधिकार को लोगों की चेतना में, आंदोलन के मुद्दों में शामिल करने की कोशिश की। और ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने पहली बार 50% से ज्यादा आरक्षण पंचायतों में, स्थानीय निकायों में पश्चिम बंगाल में दिया। और उसके बाद वहां पर लोकतंत्र के विस्तार के लिए पंचायती राज प्रणाली भी लागू की, 3 स्तरीय, जो उसके पहले इस देश में कभी नहीं थी। जनता के हाथ में राज होना चाहिए। जिसने महिलाओं को संयुक्त पट्टे देने का काम किया, जिसने पूरे देश भर में आंदोलन किए, संघर्ष किए, जेलें काटी, गोलियां खाई, लाठियां खाई, लेकिन इसके बावजूद भी साक्षरता का भी काम किया, पढ़ाने लिखाने का भी काम किया, गांव-गांव में स्कूल खोलने का भी काम किया। क्योंकि जो सामाजिक रूप से चेतना एक मनुष्य की पहचान है, उस काम को भी करने का काम किया गया। ये योगदान उनका है। और पिछड़ी सोच के खिलाफ ये जो लड़ाई है, आजादी के पहले और आजादी के बाद के साहित्य को उठा लीजिए, हिंदी में ही पढ़ लीजिए, संस्कृति के बारे में जान लीजिए, फिल्में जो बनी है उस दौर में, उस दौर के जो नाटक हुए हैं जिन्होंने उस पूरे देश की जनता को जागृत किया है, उसको ही झांक लीजिए। फिल्में देखना तो वैसे भी ठीक ही लगता है, दिमाग पर जोर नहीं पड़ता है। ये वो आंदोलन थे जो सांस्कृतिक मोर्चे पर भी किन लोगों ने चलाए? कम्युनिस्टों ने। ताकि जिस पिछड़ेपन की वजह से, जिस मनुवाद की जकड़न की वजह से अंग्रेज यहां पर राज करते रहे, उसको हमेशा के लिए दूर किया जाए और साम्राज्यवाद की लूट को कमजोर किया जाए। ये कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने आजाद भारत में लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए जाने दिए हैं। 2500 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए थे 1972 से लेकर 77 तक के उस अर्ध फासिस्ट आतंक के दौरान पश्चिम बंगाल में, जिसका नतीजा निकला था इमरजेंसी के रूप में। आपातकाल लगाया गया था, लोकतंत्र स्थगित कर दिया गया था। कौन लड़ा उसके खिलाफ? आप। आरएसएस के जितने भी लोग थे, देवरस साहब से लेकर नीचे तक, सेंट्रल जेल में, आपके यहाँ की चंडीगढ़ की जेल में या हिसार की जेल में हमारे कॉमरेडों के साथ या हमारे साथ जो ग्वालियर की जेल में बंद थे, आरएसएस के सरसंघ चालक से लेकर एक एक कार्यकर्ता तक सब माफी मांग रहे थे। इंदिरा जी हमें माफ कर दीजिए, संजय गांधी जी हमको माफ कर दीजिए, हमें रिहा कर दीजिए, हम 20 सूत्री कार्यक्रम और 5 सूत्री कार्यक्रम के राष्ट्रीय हित के काम में अपना योगदान देना चाहते हैं। माफिया मांग रहे थे आप। ये कम्युनिस्ट और समाजवादी थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता थे जो सड़कों पर, मैदान में थे और जेलों में भी बंद थे, मीसा में, लेकिन जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। और ये उनकी कुर्बानी थी जिसकी वजह से इस देश में इमरजेंसी हटी और एक लोकतांत्रिक माहौल कायम हुआ। पंचायती राज की बात मैंने आपको बता दी। 2004 में ऐसा मौका आया था जब कहा गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम अगर चाहे तो उसको, उसके पहले 1996 में भी ये बात आई थी कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बना देंगे। उसके बाद 2004 में भी एक ऐसा अवसर आया जब कम्युनिस्ट पार्टी निर्णायक भूमिका में थी, उसके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती थी। उस वक्त भी न्योता आया था, आपके यहाँ तो मरे
बड़े बड़े घूमते रहते हैं कि ये पद मिल जाए, वो पद मिल जाए, मंत्री नहीं तो बोर्ड में आ जाए, बोर्ड में नहीं तो कहीं और आ जाए। ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी थी जिसने कहा था नहीं, अभी जनता ने हमें राज करने के लायक बहुमत नहीं दिया है, अभी हमारे पास राज करने का जनादेश नहीं है। हमारे पास जनादेश है सरकार से अपनी ताकत के मुताबिक उन नीतियों को लागू करवाने का। और 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री पदों की पेशकश को ठुकराकर, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की पेशकशों को भी ठुकराकर क्या किया था 2004 में वो किया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में जो वित्तीय संकट आया, उस वित्तीय संकट की धमकी से, उसके विस्फोट से, उसकी धमक से इस देश की जनता को बचाया जा सका। क्या कहा कम्युनिस्टों ने? कहा पद नहीं चाहिए, ग्रामीण रोजगार गारंटी का कानून चाहिए। गांव में हर नागरिक के लिए यह गारंटी होनी चाहिए कि उसको काम दिया जाएगा और उसका दाम दिया जाएगा। कम्युनिस्टों ने कहा कि नहीं चाहिए हमको और कोई पद, हमें चाहिए एक ऐसा कानून जो इस देश की जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दे। आरटीआई के कानून को बनवाया गया उस ताकत के जरिए। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और वामपंथी थे जिन्होंने कहा कि मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा होती है उस घरेलू हिंसा पर नियंत्रण लगाने वाले कानून चाहिए। तब हमने कहा था कि हमें नहीं चाहिए पोस्ट और लाल बत्ती की कार। देश में सार्वजनिक उद्योगों को बेचने की प्रक्रिया पर रोक। और इतिहास उठाकर देख लीजिए, 2004 से लेकर 2009 तक ये वो 5 वर्ष थे जब कम्युनिस्टों ने पोस्ट नहीं ली, मंत्री पद नहीं लिया, लेकिन इस सरकार को इस देश की अर्थनीतियों का विनाश करने से रोका। और आप क्या कर रहे हैं? इसलिए कम्युनिस्टों को कोसने से काम नहीं चलेगा। कम्युनिस्टों से सीखिए खट्टर साहब। आप जो कह रहे हैं ना कि लाठी के दम पर और आंसू गैस के दम पर और पुलिस के दम पर आप ये चला देंगे हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, पूरे देश का किसान, इस तरीके की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। वो रात को जब खेती करने के लिए जाता है ना, अकेला लठ लेकर जाता है, लेकिन इसके बाद भी किसी भेड़िए में या किसी और हिंसक जानवर में हिम्मत नहीं है कि वो उसके उस साहस का और लाठी का मुकाबला कर सके, क्योंकि उसके पास ईमानदारी है, उसके पास श्रम है, उसके पास मेहनत है। आपने कुछ साल पहले ये कहा था कि ये बहुत आंदोलन करते हैं, ये हरियाणा में मजदूरों की मांग को लेकर बहुत आंदोलन करते हैं, इनकी मरोड़ निकालनी पड़ेगी। इतिहास में ऐसे मरोड़ निकालने की गीदड़ भपकी देने वाले बहुत आए, इतिहास ने उनकी मरोड़ निकाल दी, उनके नाम का उल्लेख छोड़ दिया, लेकिन मेहनत कश जनता की लड़ाई जारी रही, पहले से मजबूत होकर। कम्युनिस्टों को कोसना बंद कीजिए, दुनिया भर के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। आज दुनिया क्या सोच रही है? एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम है जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, वो आपका जो तीर्थ है ना अमेरिका, उसके जो राष्ट्रपति हैं, जिन्हें आप पूरी दुनिया का कॉरपोरेट का और अपने आपके जो नेता हैं वो तो अपना शंकराचार्य, अपना गुरु सब कुछ मानते हैं, उस अमेरिका के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार रहे। नोबेल पुरस्कार भी मिला उनको, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ नाम है। उन्होंने एक बार ये टिप्पणी की, बाकायदा किताब लिख के, कि ये जितनी भी बीमारियां पैदा हुई हैं वो बीमारियां वही बीमारियां हैं जो मार्क्स 150 साल पहले अपनी पूंजी में लिख कर गए थे, दास कैपिटल में लिख कर गए थे कि पूंजीवाद इस तरीके के संकट को पैदा करेगा। और उसके बाद जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार हैं, जो पूंजीवादी वैश्वीकरण के बहुत बड़े पुरोधा माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं, उसके बाद वो ये टिप्पणी करते हैं कि अगर बीमारी वही है जो मार्क्स बता के गया है तो इलाज भी वही लगेगा जो मार्क्स बता के गया है। आज दुनिया भर में पूंजीवाद के समर्थक विचारक भी मान रहे हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। ये जो ट्रंप को हराकर जो बिडेन जीत कर आए हैं, उनके नारे पर भी ये था कि अमेरिका में ये जो कारपोरेट की लूट है, इस कारपोरेट की लूट पर कहीं ना कहीं बंदिश लगनी चाहिए। और ट्रंप ये कहा करते थे कि ये समाजवाद की बात करता है। जनता का सच, जनता की इच्छाएं सर पर चढ़कर बोलती हैं। थोड़ी दुनिया की ओर देखिए, झुंझलाइए मत, आपा मत खोइए। आखिर में ये कि खट्टर साहब के डर की वजह जायज है। एक मोहल्ले में हम लोग, हमारे शहर की एक कहानी है जो मैं सुना रहा हूं। एक दिन अचानक हमारे यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी अच्छा सा आ गया था,
तो वो थोड़ी सी कानून व्यवस्था के बारे में ध्यान देता था। वो बेचारा जेएनयू का पढ़ा हुआ था, तो इसलिए जेएनयू से थोड़े बहुत संस्कार लेके आया था। एक दिन हमने देखा कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के चौराहे पर एक पुलिस की एक स्पेशल टीम आई है, विशेष गश्त हो गए। तो वो मित्र भी थे हमारे जेएनयू वाले थे। तो दूसरे या तीसरे दिन हम लोगों की मुलाकात उनसे हुई। हमने कहा कि यार क्या हुआ, हमारे मोहल्ले में तो बहुत शांति रहती है, एकदम से वहाँ पुलिस की चौकी कायम करने की या 1-4 का या 1-8 का गार्ड तैनात करने की जरूरत क्या थी। उसने हमसे कहा कि परसों हमें ये सूचना मिली एमपीईबी की ओर से, मतलब मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से, कि आपके यहाँ के जितने भी स्ट्रीट लाइट्स थी उन स्ट्रीट लाइट्स के बल्ब को तोड़ दिया गया है पत्थरों से। तो हमने कहा फिर क्या हुआ। उसने कहा कि स्ट्रीट लाइट के बल्बों को तोड़ने का काम वही करते हैं जो चोरी करना चाहते हैं। तो हमें लगा कि दिन में अगर स्ट्रीट लाइट के बल्ब तोड़े गए हैं, इसका मतलब रात में चोरी की वारदातें हो सकती है। तो हमने पुलिस बढ़ा दी। खट्टर साहब का डर यही है। खट्टर साहब जिस तरीके के जनता के हित, जनता की संपत्ति, लोगों की मेहनत और पूरे देश की अब तक की अर्जित संपदा का भोग लगाना चाहते हैं चोरों के लिए, कभी 4 लेबर कोड के नाम पर, कभी 3 एग्री एक्ट्स के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर, कभी वो हरियाणा में रोड ट्रांसपोर्ट बेचने के नाम पर, वो ये जो जनता की संपत्ति जो चोरी करना चाहते हैं, उससे उन्हें डर लगता है कि कहीं रोशनी नहीं होनी चाहिए। और समाज की रोशनी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। इसीलिए वो पत्थर फेंक के उन स्ट्रीट लाइट्स के, जनता को रोशनी दिखाने वाली लाइट्स के बल्बों को, ट्यूबलाइट्स को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके चाहने से होगा नहीं, क्योंकि ये वो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये वो बल्ब हैं, ये वो ट्यूबलाइट्स हैं जो कम्युनिस्टों के रूप में हरियाणा में हैं, जो आज टिकरी की बॉर्डर पे हैं, जो आज सिंघू की बॉर्डर पे हैं, जो आज पलवल की बॉर्डर पे हैं, जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में एक बेमिसाल योगदान किसानों को जगाने का, किसानों को संगठित करने का, किसानों को एकजुट करने का निभाया है। वो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई होने वाली लाइट से रोशन होने वाले ट्यूबलाइट्स या बल्ब नहीं है, वो जनता के संघर्ष से रोशन होने वाले हैं। और गौतम बुद्ध की भाषा में कहें तो अपदीपो भव, जो खुद को अपने आप को एक जीती जागती रोशनी में तब्दील कर देने वाले लोग हैं, जिनकी बैटरी, जिनकी रोशनी जनता के संघर्ष से चार्ज होती है, जिनका फ्यूज पूरी दुनिया भर और पूरे देश की जनता की परिस्थितियों के बारे में जानकारी हासिल करने, उसका विश्लेषण करने से जुड़ता है। इन रोशनियों को आप कितनी भी ठगी करने की कोशिश कर लें, अपने आकाओं के लिए कितना भी अंधकार पैदा करने की कोशिश कर लें, सभ्यता और मनुष्यता की उपलब्धियों को चुराने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, आप इन रोशनियों को गुल नहीं कर पाएंगे। ये रोशनियां तब तक उसी तरीके से अपने आप को प्रज्वलित करती रहेंगी, अपने आप को चमकाती रहेंगी, अपनी तादाद को बढ़ाती रहेंगी, जब तक स्थायी रूप से एक नई सभ्यता, एक नई मनुष्यता और एक नए समाज का एक धधकता हुआ सूरज इस पूरी पृथ्वी पर और इस हमारी धरती के इस हिस्से पर नहीं आ पाता। इसलिए खट्टर साहब कोसना बंद कीजिए, पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। और वैसे भी आपके कोसने से कुछ होने वाला नहीं है, आपके कोसने से हमारी ताकत बढ़ती है, हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है। और जब आप हमारी ओर उंगली कर रहे होते हैं, तब दरअसल आप अपने आप को बेनकाब कर रहे होते हैं, अपने आप को अंबानी, अपने आप को अपने नेता मोदी की तरह अंबानी और अडानी के रोकड़िए और चाकर के रूप में तब्दील कर रहे होते हैं। और इस देश की जनता, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान इन कॉरपोरेट कंपनियों के चाकरों और ट्रंप के कैनवेसर्स को और इस देश में उन तमाम सारी उपलब्धियों को जो हमने 5000 साल में हासिल किए, उनके विध्वंसकों की कार्रवाई को कभी कामयाब नहीं होने देगा। कम्युनिस्ट इस देश में बढ़ेंगे, हरियाणा में बढ़ेंगे और आपकी सारी लूट के खिलाफ आम जनता को साथ लेकर आपसे लड़ेंगे। गलतफहमी दूर कर लीजिए, तसल्ली के साथ सोइए, सुबह उठिए, आराम से पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, थैंक यू।